हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याणी देवी अपने एक लौते बेटे शुभम को रगड़ रगड़ के हल्दी लगा रही थी और मोहल्ले की बाकी औरतें मस्खरी करते हुए कल्याणी देवी को हल्दी लगा रही थी, जिस पर कल्याणी भी अपनी एक पड़ोसन कांता के पीछे हल्दी लेकर भागती है और उसको लगा देती है। ये देखकर कांता बोलती है, कर ले मस्ती जितनी मस्ती करनी है कल्याणी, बहू आने के बाद तो तुझे एक सास के जैसे बर्ताव करना पड़ेगा। अरे नहीं, जैसे मैं बिंदास हूँ ना, वैसे ही अपनी बहू को भी बना दूंगी। फिर दोनों सास बहू पूरा दिन मस्ती करेंगे। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को सेवा करवाने के लिए लाती हैं। ओहो, आज की मॉडर्न सास को तो देखो जरा कोई, हल्दी बेटे की है और चमक खुद रही है। माँ, आप जरा इस आधे हल्दी के पुतले को पूरा रंग दो ताकि मैं नहा सकूं फिर। आई आई बेटा। मस्ती मजाक करने के बाद कांता और कल्याणी मिलकर शुभम की हल्दी लगाती है। उसके बाद उसको नहाने के लिए भेज देती है। ऐसे ही अगले दिन मेहंदी और संगीत की रात कल्याणी खूब जश्न मनाती है। अपने एकलौते बेटे की बहू लाने की खुशी तो कल्याणी के चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। मोहल्ले की औरतों संग मिलकर मेहंदी की रात खूब नाच गाना करने के बाद और अगले दिन कल्याणी सुबह सुबह जल्दी में अपने घर आए रिश्तेदारों को उठाते हुए कहती है, अरे अरे सब उठ जाओ, आज मेरे बेटे की बारात जानी है। समय से उठ जाओ, नाचते गाते बहू को ले आऊंगी मैं। चलो अब सब उठो। कल्याणी सबको उठाती है और काम पर लगा देती है। शाम के समय दूल्हा तैयार होता है और कल्याणी भी अपने बेटे की आरती करने के बाद बारात संग निकल जाती है और लड़की वालों के यहाँ पहुँचकर सारी रस्मों रिवाजों से अपनी बहू कल्पना को अपने घर लेकर आती है और दरवाजे पर बहू को रोककर उसका स्वागत करते हुए कहती है, अरे बहू आजा, तेरा आज अपने ससुराल में स्वागत है। अब से तू ही इस घर की लक्ष्मी, सरस्वती, काली सब है। अब तुझे ये घर संभालना है। जी माँ जी, मैं अपने हर फर्ज को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। कल्पना इतना बोलकर कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है और अगले दिन से बहू के फर्ज निभाते हुए रसोई में आकर अपनी सास को नाश्ता बनाने से रोकते हुए कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे आपकी बहू है, अब इस घर में मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगी। अपनी उम्र का तो सोचिए, इस उम्र में आग के सामने ज्यादा रहने से घबराहट होने लगती है। चलो हटो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। लेकिन बहू पहले तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, उसके बाद तुम खाना बना सकती हो और अगले ही दिन थोड़ी आते ही बहू को मैं किचन में लगा दूंगी। अरे कोई नहीं, मैं पहले कुछ मीठा बनाकर फिर नाश्ता बना लूंगी। रसम भी हो जाएगी और नाश्ता भी बन जाएगा। आप जाकर कमरे में आराम से बैठिए। कल्पना नाम के जैसी ही थी। वो कुछ ज्यादा ही दूर की कल्पना करके अपनी सास को रसोई से दूर करके आराम करने भेज देती है और खुद सारा नाश्ता और मीठे में खीर बनाती है। कुछ देर में कल्पना कल्याणी के कमरे में ही उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कल्याणी से बोलती है, माँ जी मैं आपका नाश्ता कमरे में ही ले आई। अब आप खाकर आराम करना। आपको किसी भी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी बहू करेगी। पर बहू मुझे ऐसे खाली बैठने की आदत नहीं है। तू काम कर ले, मना नहीं है, लेकिन मैं भी मदद कर दूंगी। अरे ना माँ जी, आपसे काम करवाकर मैंने खुद पे पाप चढ़ाना है। आप सिर्फ आराम करो। इस उम्र में बीमारियाँ जल्दी लगती हैं। जल्दी से आराम कर लो आप बस। इतना बोलकर नाश्ते की प्लेट रखकर कल्पना चली जाती है, जिस पर कल्याणी बोलती है, ये बहू मुझे बीमारों जैसा क्यों ट्रीट कर रही है? अरे अच्छी खासी मेरी हड्डियां काम करती है, लेकिन ऐसे आराम करूंगी तो सच में बीमार पड़ जाऊंगी। कल्पना अपनी तरफ से अपनी बहू के फर्ज को निभा रही थी, ये जाने बिना कि उसकी सास का स्वभाव कैसा है। कल्याणी कमरे में बैठकर आराम करने वालों में से नहीं थी। उसने हमेशा से ही अपने शरीर को काम करने और घूम फिरने की आदत लगाई थी, लेकिन इस बात से अनजान कल्पना अपनी सास को बस आराम आराम करने की कहती थी। ऐसे ही एक सुबह जल्दी उठकर कल्याणी अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ टहलने जाने लगती है कि इतने में कल्पना उसे बाहर जाते हुए देखकर रोककर कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं? आप ठीक तो हैं? घबराहट हो रही है आपको, इसीलिए कहती हूँ आराम करो। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस। अरे माँ जी क्या हुआ? मुझे आपकी चिंता है।
आप बैठो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ और शुभम जी को भी उठाती हूँ। कल्पना बिना कुछ जाने ही अपनी बेवजह की चिंता के चलते डॉक्टर को बुला लेती है और कुछ देर में डॉक्टर कल्याणी का चेकअप करने के बाद कल्पना और शुभम को बोलते हैं। देखिए, वैसे तो इनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर घबराहट है तो मैं एक गोली लिख देता हूँ, नाश्ता करने के बाद खिला दीजिएगा। कोई बीमारी होगी तो दिखेगी ना, बीमारी मेरे शरीर में नहीं मेरे घर में है, वो है मेरी बहू। ये बहू ही मेरी बीमारी बनी बैठी है, अच्छी खासी अपनी सास की सांसें रोकने में लगी हुई है। माँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आप अपना ध्यान नहीं रख रही हैं क्या? कल्पना, माँ के खाने पीने का सही से ख्याल रखो और ध्यान रखना माँ कोई काम ना करे। जी ठीक है। बहू के आने के बाद कल्याणी की मौज खत्म हो गई थी। वो जरा सी उछल कूद करने को होती तो कल्पना उसको आराम करने भेज देती। वो घर के किसी काम को हाथ लगाती तो कल्पना उसे आकर रोक देती। और अब ऐसे ही घर में खाली बैठे बैठे तो जरूर कल्याणी की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके चलते एक दिन उसकी पड़ोसन कांता कमला कल्याणी से मिलने आती है और उसके कमरे में उसे बिस्तर पर लेटा देखकर कहती है, अरे कल्याणी, ये क्या करवा बैठ गई? बेटे की शादी के बाद बहू की सेवा की ऐसी आदत लगी कि सुबह की मॉर्निंग वॉक छोड़ दी, घर से बाहर नहीं निकलती। क्या हुआ, सेवा ज्यादा हो गई क्या? अब तो बीमार रहने लगी है कल्याणी। देखो तो शक्ल पे कैसे 12 बज रहे हैं। कल्याणी बहन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं तुम्हारी बहू तुम पर अत्याचार तो नहीं करती? देखो तो, हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी सहेलियां हैं या कोई बीमारी है तुझको जो तू छुपा रही है? हाँ बीमारी है, वो बीमारी मेरी बहू है। मेरी बहू मेरी बीमारी बन चुकी है। कुछ भी करने लगूं तो माँ जी आपको क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं हो? कोई काम नहीं करने देती। मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी एक दिन तो उसने सुबह सुबह मुझे जाते देखा तो उसको लगा मुझे घबराहट हो रही है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। इतने में उसने डॉक्टर को बुला लिया। अच्छी खासी सास को बीमार कर दिया है उसने। हाँ तो उससे बात करना कि तुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे पहले वाली कल्याणी कितनी अच्छी थी, हमारे साथ हंसते खेलते रहती थी, तेरे कारण तो हमारी सेहत ठीक रहती थी। और अब देखो खुद को, अपनी सेहत ही बिगाड़ बैठी है तू। क्या करूँ यार, बहू की सेवा मेरी बीमारी बनी बैठी है। उसको कुछ कहूँ तो उसको मेरी सुननी नहीं होती। मैं बोलती हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है। अब रूखे स्वर में बोलोगी तो उसका दिल तो दुखेगा ही। सास की इतनी सेवा करने पर भी सास ऐसे बोल रही है। वही तो। कल्याणी के साथ कांता और कमला की हुई सारी बातें दरवाजे पर खड़ी कल्पना सुनती है और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो वापस रसोई में आकर बोलती है, मैं हूँ माँ जी की बीमारी। मैंने माँ जी को इतना बीमार कर दिया, ये मैंने क्या किया? बिना जाने कि सच में माँ जी को कोई दिक्कत है या परेशानी है, बस अपने फर्ज के चलते उनको आराम करने भेजती रही। फालतू में डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाती रही और एक अच्छी खासी इंसान को बिस्तर पर पहुँचा दिया। कैसी बहू हूँ मैं, सास की बीमारी बन बैठी। लेकिन अब नहीं, अब मैं माँ जी को बीमारी की दवा दूंगी, उनकी बीमारी नहीं बनूंगी। इतना बोलकर कल्पना सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाती है और फिर सबको आवाज लगाकर हॉल में बुलाती है, कल्याणी को भी, जिसके बाद वो सबके सामने कहती है, माँ जी मैं घर में रहकर बोर हो जाती हूँ, क्यों ना हम सुबह शाम मोहल्ले की आंटी लोगों के साथ घूमे फिरे बातें करें। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी ज्यादा टिपिकल बहू बने बैठी थी, जिसने अपनी सेवा से ही अपनी सास बीमार कर दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ, तो आप मुझे माफ करके वापस पहले जैसी हो जाओ। बहू तूने हमारी बातें सुन ली, देख अब सुन ली है तो तुझे बता दूं कि मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। बहू तूने जो करा एक बहू के नाते अपनी सास के लिए जो सही था वो करा, गलती मेरी है। मैंने तुझे कभी बताया नहीं कि मुझे ऐसे जीना पसंद नहीं है, इसलिए जब तुझे पता है तो अब मैं एक बदलाव जरूर करना चाहती हूँ कि यही कि अब से हम अपनी जिंदगी को खुल के जिएंगे, हंसते खेलते। ये हुई ना बात, इसी बहाने हम भी जानेंगे बहू और उसके स्वभाव को। चलो शुरुआत अभी से करते हैं, सब मिलकर शाम की वॉक पे चलते हैं। चलो। कल्पना को जब अपनी गलती का पता चलता है तो वो बिना वक्त गवाए उसे सुधार लेती है और अपनी सास की बीमारी बनने की जगह उसकी दवा बनने की राह पर चलती है। शाम का वक्त था। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टी करते हुए लॉन एरिया में बैठे हुए थे, जिसमें से एक लेडी अपने हाथ में मिरर लेकर लिपस्टिक लगा रही थी।
तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपनी ड्रिंक बनाकर पी रहा था और तभी एक लड़की स्विमिंग ड्रेस पहने स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और जूस लेकर चेयर पर बैठ जाती है। उसी के साइड में एक हैंडसम सा लड़का ऋत्विक लेटा होता है और उसी समय वो अपने बीते ख्यालों में डूब जाता है, जहाँ उसका एक दोस्त हितेश उससे बोलता है, अरे यार सुनना, मुझे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाना पड़ेगा। हाँ तो जा, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है जो तू ऐसे कर रहा है। अरे यार प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और वो लड़की बहुत अमीर घर की है। उसका नाम कृतिका है, लेकिन मैं उसे अब पढ़ा नहीं सकता, मुझे जाना होगा। तो क्या तू मेरी जगह उसे पढ़ा देगा? क्योंकि तुझे भी तो मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है ना। सच में तू मुझे लगवा देगा? अगर हितेश ने मुझे यहाँ लगवा दिया तो जो मेरे घर पर गरीबी छाई है वो दूर हो जाएगी। अरे हाँ यार, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुझे ट्यूशन पढ़ाने के। चल ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा उस लड़की को, लेकिन तू बता दियो उन्हें मेरे बारे में कि तेरी जगह मैं आऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब बता दूंगा। ऋत्विक हितेश के कहने पर उस अमीर लड़की कृतिका को पढ़ाने अगले दिन अपने दोस्त हितेश के साथ कृतिका के घर पहुंच जाता है और हितेश अपने दोस्त के बारे में सबको बताता है। उसी दिन शाम को हितेश अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और ऋत्विक उसकी जगह पर कृतिका को पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो उससे कहता है, कृतिका, तुम जानती हो मेरा नाम? मेरे दोस्त ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था क्या कुछ? जी बताया था, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम ऋत्विक एंड मैंने DU से मास्टर्स किया है। ओके सर। ओके देन, तुम्हें जहाँ लगे कि समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ लेना, हेजिटेट मत होना। इतना कहकर ऋत्विक उसे पढ़ाने लगता है। उसे पढ़ाते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। इसी बीच अचानक से कृतिका के पापा राजेश को उनका ड्राइवर हड़बड़ी में आकर कहता है, साहब जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुरंत अपनी बीवी के पास गांव जाना पड़ेगा, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है जाओ, अब दूसरा ड्राइवर इतनी जल्दी कहाँ से आएगा? ऐसे तो हमारे सारे काम अटक जाएंगे। पास बैठा ऋत्विक जो कृतिका को पढ़ा रहा होता है वो राजेश की बातें सुन लेता है और फिर बोलता है, सर मैं जानता हूँ एक ड्राइवर को, बहुत भरोसेमंद आदमी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको। अगर ऐसा है तो बुला लो और आज शाम को ही बुलाओ। ओके सर। राजेश के कहने पर ऋत्विक कालीचरण नाम के व्यक्ति को ड्राइवर की जॉब के लिए बुला लेता है। राजेश उससे बातचीत करके उसको जॉब पर रख लेता है। ऐसे ही एक दिन मौसम खराब होने की वजह से ऋत्विक को अपने घर जाने में देरी हो जाती है। तभी राजेश उसके पास आकर कहता है, अरे ऋत्विक, लगता है आज ये बारिश नहीं रुकेगी, आज तुम यहीं रुक जाओ। घर कितनी दूर है तुम्हारा? सर 4 घंटे लग जाते हैं। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई नहीं सर, मुझे आदत है। वैसे तुम चाहो तो हमारे घर रुक सकते हो और हर संडे अपने घर जा सकते हो। इस तरह ऋत्विक कृतिका के घर पर ही रहने लगता है। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन कृतिका कुछ लिख रही होती है कि उसका पेन खराब हो जाता है। वो दूसरा पेन लेने के लिए जा ही रही होती है कि फिसलकर गिर जाती है, मगर ऋत्विक उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन तभी ऋत्विक को किसी के आहट की आवाज आती है और फिर से दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। उनके कमरे में उसकी माँ मोना आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा, और कितनी देर तक पढ़ाओगे कृतिका को? बस मैम, हो ही गया। ओके बेटा, तो तुम दोनों नीचे खाना खाने आ जाना। कुछ देर के बाद सभी खाना खा रहे होते हैं कि मोना अपनी नौकरानी धनिया से कहकर किचन से खीर मंगवाती है और वो जैसे ही खीर खाती है जोर से खांसने लगती है। कृतिका अपनी मम्मी को पानी पिलाकर उनसे बोलती है, मॉम, आप ठीक तो है ना? आपको अचानक खांसी कैसे आने लगी? कृतिका बेटा, वो खीर। मॉम वेट, मैं चेक करती हूँ। ओह शिट, इस खीर में तो बादाम है। धनिया, धनिया, इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बादाम वाली खीर खिलाते हुए? तुम्हें नहीं पता कि उन्हें बादाम से एलर्जी है? दीदी, मैंने मेम साहब के खीर में बादाम नहीं डाले, आपको पता है ना, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती। मैंने पहले भी तो कितनी बार खीर बनाई है, ऐसी गलती कभी नहीं करी। रहने दो तुम। अरे तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी वहाँ राजेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद मोना की बिगड़ती तबीयत देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो धनिया को उसी वक्त काम से निकाल देता है। धनिया के जाने के बाद मोना को घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक शाम कालीचरण उसके पास आकर उससे बोलता है, साहब,
अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, घर का काम कर करके मालकिन की तबीयत बिगड़ गई है। मेरी नजर में एक औरत है, बहुत ही भरोसेमंद है। आप कहो तो मैं उसे ले आऊं? जरूर, क्यों नहीं। बस तुम्हारी तरह ईमानदार होनी चाहिए। कालीचरण फूलन देवी नाम की एक औरत को घर लाता है और मोना उसे अच्छे से बातें करती है और फिर उसे काम पर रख लेती है। वक्त बीतता जाता है। राजेश ऋत्विक की ही तरह फूलन देवी और कालीचरण को भी अपने परिवार का ही सदस्य समझता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और राजेश मोना को अर्जेंटली एक शादी अटेंड करने जाना पड़ता है। उसी वक्त कृतिका की तबीयत थोड़ी खराब होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक केयर टेकर की जरूरत होती है। और इस बात को समझते हुए फूलन देवी उनसे कहती है, मेम साहब, मैं एक लड़की को जानती हूँ और वो बिल्कुल बेबी जी की उम्र की है। आप चाहो तो मैं उसको बुला लेती हूँ। ठीक है, बुला लो। मोना की बात सुनकर फूलन देवी उस लड़की को केयर टेकर के लिए बुला लेती है, जिसका नाम सुहाना होता है, और उसे पूछताछ करके दोनों पति पत्नी शादी के लिए निकल जाते हैं। अब सुहाना कृतिका का बहुत ख्याल रखती है। यूं ही वक्त गुजरता जाता है और एक रात राजेश और मोना पार्टी में जाते हैं और घर पर सभी मिलकर अपनी पार्टी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कालीचरण ड्रिंक पी रहा होता है, सुहानी पूल में नहा रही होती है और फूलन देवी मेकअप कर रही होती है। साथ ही ऋत्विक मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी फूलन देवी उससे कहती है, वाह मेरे बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने। मेरा बेटा है ही इतना समझदार, देखा नहीं कैसे पुराने ड्राइवर को निकलवा कर मुझे यहाँ इतने बड़े घर में ले आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे भाई ने तो मौके पे चौका मारकर मेरी क्या एंट्री करवाई है इस घर में केयर टेकर के रूप में। अगर भैया नहीं होते तो आज हम लाखों में ना खेल रहे होते। तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है। लेकिन आप सब भूल रहे हैं कि ये मेरे बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता था। आप मेरी वजह से ही आज लाखों में खेल रहे हैं। अपने प्यार के चलते मैंने अपनी ही माँ को बादाम वाली खीर खिला दी, तब हुई थी आपकी एंट्री। हाँ वो तो है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने इन सब में हमारा साथ क्यों दिया? मतलब तुमने अपनी माँ को ही एलर्जी वाली खीर खिला दी? क्योंकि आंटी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उसकी मदद की। क्योंकि मेरे मॉम डैड कभी इस शादी के लिए राजी ही नहीं होते। मतलब तुम सब जानती थी? इतने में वहाँ पर राजेश और मोना दोनों आ जाते हैं और उन सभी की सारी बातों को सुन लेते हैं, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजेश ऋत्विक को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, इतना बड़ा धोखा किया तूने हमारे साथ, शर्म नहीं आई ये करते हुए? जी मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। हाँ मैंने गलत जरूर किया है, लेकिन बुरा कुछ नहीं किया। मैं और कृतिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरी गरीबी देखकर आप कभी उसकी शादी मुझसे करवा ही नहीं पाते, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सब मेरा परिवार है। वो सब लोग मिलकर राजेश और मोना से माफी मांगते हैं, साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजेश उन सभी को रोक लेता है। इसके बाद वो कृतिका और ऋत्विक के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है, साथ ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी भी करवा देता है। शादी के बाद दोनों विदेश शिफ्ट हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।